देखिए गोल्ड फाइनेंस में हमको लग रहा है कि मणप्पुरम के नतीजे उम्मीद से काफ़ी अच्छे आ गए हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि इनका जो एसेट क्वालिटी का जो नंबर है प्लस जो लोन बुक का ग्रोथ है वो उम्मीद से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि गोल्ड फाइनेंस मार्केट में क्या हो गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंकों ने बहुत अंडर कटिंग करने के कारण बहुत मुथूट एज वेल एज मणप्पुरम के मार्जिन पे थोड़ा दबाव ज़रूर देखने को मिला है। आने वाले 6-8 महीने में हमको लग रहा है कि सारे जो कॉर्पोरेट बैंक्स है, जो रिटेल बैंक्स है, वो वापस कोर लेंडिंग के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे, क्योंकि इनके लिए गोल्ड फाइनेंस एक सप्लीमेंट्री अदर इनकम है। लेकिन अगर मणप्पुरम और मुथूट की बात करें तो इनके लिए इनका मेन कोर बिजनेस गोल्ड फाइनेंसिंग है। और ऑब्वियसली जिस प्रकार के बाइंग अभी गोल्ड सेंट्रल बैंक्स की हुई है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड में थोड़ी सी अपटिक देखने को मिलेगी। तो ये सिग्नल्स काफी अच्छे हैं। प्लस रूरल इंडिया में होपफुली अगर डिमांड बढ़ती है और ऑब्वियसली क्रॉपिंग के लिए अगर लोन्स की रिक्वायरमेंट आती है तो पहला बेनिफिट मणप्पुरम और मुथूट को आएगा, क्योंकि रूरल रीच इनका काफी अच्छा है कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जिनके पास है वो होल्ड करे दीपांशु, लेकिन हो सकता है कि आने वाले 1 या 2 क्वार्टर्स में ग्रोथ थोड़ा सा मॉडरेट हो, मार्जिन थोड़े दबाव में हो, और होपफुली अगले साल डेफिनेटली इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस साल मुझे लग रहा है कि मुथूट फाइनेंस ने भी कमेंट्री में कहा था कि थोड़ा सा ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा सा मॉडरेट हो चुका है, कंपटीशन बढ़ा है, तो नेट होल्ड करिए बट फ्रेश बाइंग न करे, ऐसा सुझाव देना। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट अनिल जी, ये खबर बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि 1,76,000 करोड़ का अमाउंट अगर फाइनलाइजेशन ऑफ सेविंग्स में जाता है, और अगर इसमें जो सारे मार्केट के इंटरमीडियरीज है जैसे कि डिपॉजिटरीज है, एक्सचेंजेस है, मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली काफ़ी बड़ा बूस्ट रहेगा। इनफैक्ट ओवरऑल इक्विटी मार्केट में फ्लोज के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये एक अच्छा प्रोसेस होगा। हो सकता है कि इसमें इमीडिएटली इसका इफेक्ट देखने को ना मिले, लेकिन जब ये पुश किया जाएगा गवर्नमेंट के साइड से, तो इसमें डेफिनेटली आपको थोड़ा और इंक्रीमेंटल इक्विटी का डिमांड देखने को मिलेगा। जैसे कि आप भी रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में ऑलवेज पॉजिटिव बातें करते हैं, तो ये 12-13 हज़ार करोड़ का जो SIP है, ये एक बात का संकेत है कि डिमांड इक्विटी के लिए और स्पेशली क्वालिटी इक्विटीज के लिए चलती रहेगी, और सप्लाई कम होती है तो बाजार में ये तेजी का जो माहौल है वो चलते रहेगा। तो डेफिनेटली इसका इंक्रीमेंटल गेन इस इनिशिएटिव से आना चाहिए, विच इज डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर द मार्केट। कि जो मार्जिन प्रेशर है वो शायद और एक क्वार्टर के लिए लगेगा, बट ओवरऑल रबर के जो प्राइसेस है वो करीबन ऊपर के लेवल से 30-35% गिरे हैं। तो सेकंड हाफ में मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड सारे टायर कंपनीज को आएगी। तो मेरे भी पॉइंट ऑफ व्यू से अपोलो टायर्स विल बी अ बेटर पिक। ऑफ कोर्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज तो काम करता है, डेफिनेटली टायर सेक्टर्स के लिए आने वाला समय काफी अच्छा रहेगा। स्पेशली अगले 6 महीने के आउटलुक की बात करें तो सारे टायर कंपनीज में अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नजर रखिए, यहाँ पे कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो खरीदने का मौका बनेगा। नहीं, इनफैक्ट देखिए, मदरसन की अगर हम बात करें तो मदरसन एक ऐसी कंपनी है जो ज़्यादातर पैसेंजर कार मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। मारुति का जिस प्रकार का गाइडेंस इम्प्रूव इन्होंने करके इंक्रीज कर लिया है, इसका मतलब है कि आने वाले कम से कम 3-4 क्वार्टर्स के लिए जो विजिबिलिटी है वो मारुति के लिए तो अच्छी रहेगी, लेकिन उनके जो मेन सप्लायर्स है जिसमें मदरसन सुमी आता है, यानी कि संवारदा मदरसन, यहाँ पे डेफिनेटली आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी और तेजी बनने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि नॉर्मली तीसरी और चौथी तिमाही में ज़्यादा रैंप अप आपको नंबर्स में देखने को मिलता है। और रही बात भारत फौज की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ने से मार्जिन पे प्रेशर आया, लेकिन इन्होंने जो डिफेंस में अभी जो रिसेंटली बड़े ऑर्डर्स हासिल किए हैं, इसका भी इम्पैक्ट आपको पार्टली सेकंड हाफ ऑफ FY23 और FY24 में देखने को मिलेगा। और ये काफ़ी बड़ा बिजनेस है, स्केलेबल है। तो भारत फौज में भी मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा और गिरावट आती है तो खरीदने का मौका बनेगा। और मदरसन जिनके पास है वहां पे होल्ड करे, क्योंकि ये डेफिनेटली एक अच्छा प्ले बनेगा पैसेंजर कार सेक्टर के ऊपर। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एस्ट्रल में बड़ी गिरावट इसलिए भी है दीपांशु, क्योंकि स्टॉक बहुत जल्दी भागा था, वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो चुके थे, और जिस प्रकार के नंबर आ गए मेरे ख्याल से थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे। मार्जिन का प्रेशर हमको लग रहा है शायद और एक क्वार्टर के लिए चलेगा। तो लॉन्गर टर्म का तो आउटलुक पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी चलेगी। हो सकता है कि आने वाले 2-3 महीने में जो स्टॉक का मूवमेंट है थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है, लेकिन जिनको लोअर लेवल पे खरीदने का मौका मिलेगा उनको ये मौका छोड़ना नहीं
चाहिए, क्योंकि देखिए लॉन्गर टर्म 150 साल का व्यू लेने वाले जो इन्वेस्टर्स है, इनके लिए काफ़ी रोड मैप काफ़ी क्लियर है। शॉर्ट टर्म में थोड़े चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल के खर्चे अभी एलिवेटेड हो गए हैं और उनको कम होने में कम से कम 2-3 महीने और लगेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनके पास है वो होल्ड करें, और फ्रेश खरीदारी अगर थोड़ा सा और स्टॉक गिरता है, करीबन 5-6% और गिरता है, तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशंस थोड़े से रीजनेबल होंगे जहाँ पे एंट्री की जा सकती है। ओके, तो रीजनेबल लेवल्स आएंगे, अभी तक आए नहीं है, इंतजार करें एस्ट्रल पर। आज तो ऑफकोर्स आप 4% की गिरावट इस पर देख रहे हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए डीएलएफ ने बहुत अच्छी तरह से अपना कर्जा भी काफ़ी कम किया है, अपने कैश फ्लोज को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। इनफैक्ट उन्होंने जो रेंटल इनकम है उसके बारे में भी बहुत पहले से प्लान करके इनके बिजनेस मॉडल को बहुत स्टेबल किया है। मेरे ख्याल से अगर नज़रिया 6 से 12 महीने का है, तो ओवरऑल जो तेजी हाउसिंग मार्केट में हमको दिख रही है, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रियल एस्टेट पे आएगा। इनफैक्ट जो अफोर्डेबल मिडिल क्लास और जो अपर एंड सेगमेंट्स है, वहाँ पे सारे सेगमेंट्स में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो डीएलएफ मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करे, और ये आउटलुक और परफॉर्मेंस मुझे लग रहा है अगले 6 महीने में और भी तेजी से इंप्रूव होगा। तो मेरे ख्याल से आउटलुक पॉजिटिव रहेगा, और कोई भी अगर गिरावट आती है या इवन करंट लेवल्स पे कोई खरीदता है, तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड इवन करंट लेवल से बन सकती है। तो ये है आपके लिए डीएलएफ। अविनाश जी, इंतजार है इसके डीमर्जर रिलेटेड एक्शन को भी लेकर। स्टॉक में ऑफ कोर्स इंटरेस्ट जरूर है, हालांकि नंबर शायद इस बार उतना रिफ्लेक्ट नहीं करें। कि क्या अप्रोच रखते हैं सर 110-115 के बीच में एनएमडीसी? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु, देखिए खराब नंबर्स आ गए हैं, ये तो मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंट किया था। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो डीमर्जर है, ये डेफिनेटली थोड़ा बहुत वैल्यू अनलॉकिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए देगा। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रिगर तब बन सकता है जब ओवरऑल मेटल मार्केट में चाइना की बाइंग वापस रिज्यूम होगी, वहाँ पे बड़ा ग्लोबल मेटल प्राइस के मार्केट में आयरन ओर की कीमतें भी बढ़ेंगी। तो लग तो रहा है कि एटलीस्ट चाइना कम से कम दिसंबर के क्वार्टर में या आने वाले अगले साल दैट इज जनवरी में मेटल मार्केट में अपनी बाइंग बहुत जोरों से शुरू करेगा। तो ये अगर होता है तो आपको मोमेंटम मिलेगा, बट तब तक मोटा मोटी परफॉर्मेंस थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। इसमें कोई डाउट नहीं कि मेटल प्राइसेस और आयरन ओर प्राइसेस अगर सॉफ्ट रहते हैं तो एनएमडीसी का री रेटिंग इतना जल्दी नहीं होने वाला है, और मार्केट इसको डेफिनेटली इंतजार करेगी कि चाइना का बाइंग कब से शुरू होता है। तो तब तक होल्ड करे।